प्रेत लोक का दरवाजा। सुमित और जिया 3 साल से एक ही कॉलेज में पढ़ रहे थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जब दोनों ग्रेजुएट हुए तो सुमित ने डिसाइड किया कि अब वो अपनी भाभी से जिया को मिलवाएगा, क्योंकि उसके परिवार में विजय भैया और मालती भाभी के अलावा और कोई भी नहीं था। विजय भैया नोएडा में एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे और उसकी भाभी मालती सीतापुर में उनके ऑन हाउस में रह रही थी। इस वक्त सुमित जिया के साथ 2 साल के बाद अपने भैया भाभी से मिलने उनके घर जा रहा है। शाम के 6 बजे वो दोनों उनके घर पहुंच जाते हैं। घर काफी आलीशान होता है। जिया भी घर देखकर खुश हो जाती है। वाह सुमित, घर तो बहुत अच्छा है। शादी के बाद हम भी ऐसा ही घर खरीदेंगे। सुमित मुस्कुराकर बोलता है अब कार से निकलकर अंदर भी चलो, या सिर्फ यहीं पर बैठे बैठे शादी कर लोगी? दोनों मुस्कुराते हैं और फिर कार से निकलकर दरवाजे की तरफ जाते हैं। सुमित डोरबेल बजाता है और मालती भाभी दरवाजा खोलती है। नमस्ते भाभी। मालती मुस्कुराकर सुमित को जवाब देती है। फिर जिया भी उनको नमस्ते करती है। नमस्ते जिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ जिया। आओ दोनों अंदर आओ। तीनों हॉल में बैठकर खूब बातें करते हैं और फिर मालती जिया और सुमित को फ्रेश होने के लिए कहती है और खुद किचन में खाना बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जिया मालती के पास किचन में आती है। भाभी आज आप मेरे हाथ का खाना खाएंगी? अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाभी आखिर आपको इम्प्रेस भी तो करना है ना? कहकर जिया हंसने लगती है और उसके जवाब में मालती भी हंस देती है। ओके, अगर इम्प्रेस करना है तो वो डिश बनाना जो तुम्हारी सबसे फेवरेट हो। क्यों नहीं भाभी, जरूर। तभी जिया का मोबाइल बजता है और वो देखती है कि उसकी मम्मी का कॉल आ रहा है। एक्सक्यूज मी भाभी, मैं जरा मम्मी से बात करके आती हूँ। अभी सिर्फ 1 मिनट ही होता है कि जिया किचन में वापस आ जाती है। अरे जिया, हो गई बात मम्मी से? मालती मुस्कुराकर पूछती है, लेकिन इस टाइम जिया का बिहेवियर बदला हुआ होता है। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं होती। वो मालती की बात का जवाब नहीं देती और सिर्फ इतना कहती है, डिनर में मेरे लिए चिकन बना दो। सुनकर मालती सोच में पड़ जाती है और फिर जिया से कहती है, तुम नॉनवेज खाती हो, लेकिन सुमित ने तो कॉल पर बताया था कि तुम वेजिटेरियन हो। जिया उसका जवाब बिना किसी रिएक्शन के देती है। मुझे मीट बहुत पसंद है, उसने मजाक किया होगा। इतना कहकर जिया किचन में चली जाती है। जिया की बात सुनकर मालती को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि सुमित ने मजाक किया होगा। उसी टाइम मालती को सुमित की आवाज आती है। भाभी 1 गिलास पानी मिलेगा प्लीज? हाँ सुमित, अभी लाती हूँ, कहकर फ्रिज से बोतल निकालती है और सुमित के रूम में उसको पानी देकर आती है। कमरे से बाहर आने पर वो देखती है कि जिया हॉल में सोफे पर बैठी कॉल पर बात कर रही है। ये लड़की कितनी अजीब है। पहले इसने कहा कि मेरे साथ खाना बनाएगी, फिर कहा चिकन बना लूं, और अब फिर से कॉल पर बात करने लगी। मालती किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। खाना तैयार होने के बाद वो सुमित और जिया को आवाज लगाकर डाइनिंग टेबल पर आने के लिए कहती है। सुमित और जिया दोनों डाइनिंग टेबल पर आते हैं। आज जिया की फेवरेट डिश बनी है, हम सब यही खाएंगे। सुमित मुस्कुराता है और कहता है, मतलब डोसा? सुनकर मालती मुस्कुराती है और कहती है, तुम अब फिर से मजाक कर रहे हो। जिया, डिश का ढक्कन हटाओ और खाना सर्व करो। उसकी बातें सुनकर जिया मुस्कुराते हुए जैसे ही खाने की थाली पर से ढक्कन हटाती है, चिकन देखते ही वो चौंक जाती है। वो एकदम से थाली पर हाथ मारती है, जिससे खाना जमीन पर गिर जाता है। फिर वो कुर्सी से उठ जाती है। सुमित भी चिकन देखकर चौंक जाता है और कुर्सी से खड़ा हो जाता है। दोनों भाभी की तरफ देखते हैं। भाभी ये क्या मजाक है? मैंने आपको बताया तो था कि जिया वेजिटेरियन है, फिर आपने चिकन क्यों बनाया? हाँ, लेकिन जिया ने ही मुझसे किचन में कहा था कि मैं आज चिकन बनाऊं। सुनकर जिया उसकी तरफ आश्चर्य से देखती है और कहती है, भाभी मैंने आपसे कहा था कि आज आप मेरे हाथ का बना खाना खाएंगी, लेकिन जब मम्मी का कॉल आया तो बात बहुत लंबी हो गई और मैं दोबारा किचन में नहीं आ पाई। सुनकर मालती डर जाती है और सोच में पड़ जाती है। अगर तुम कॉल पर थी तो किचन में मेरे पास कौन आई थी? जिया और सुमित दोनों को मालती की बात पर यकीन नहीं होता, पर वो इस बात पर कोई आगे बहस नहीं करते। रात के 1 बजे मालती को किसी की आवाज सुनाई देती है और उसकी आंख खुल जाती है। कोई उसका नाम पुकार रहा होता है।
वो बेड से उठकर लाइट जलाती है और इधर उधर देखती है तो कमरे में कोई नहीं होता। फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ती है। मालती। फिर से अपना नाम सुनकर वो डर जाती है। कौन है? कहते हुए वो दरवाजे को जैसे ही खोलती है, सामने एक डरावना आदमी खड़ा होता है। उसका चेहरा पूरा काला पड़ा होता है, उसकी आंखें लाल अंगारों की जैसी चमक रही होती है। मालती बेहद डर जाती है और एक जोर की चीख मारते हुए जमीन पर गिर जाती है। उसकी चीख सुनकर सुमित और जिया दोनों उस कमरे की ओर बढ़ते हैं और जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मालती जमीन पर बैठी हुई कांप रही है और उसने पूरा अपना चेहरा अपने हाथों से ढका हुआ है। दोनों उसके करीब जाते हैं और सुमित उसको हाथ का सहारा देकर उठाता है। भाभी, आप इतनी डरी हुई क्यों लग रही हैं? क्या हो गया? मालती इतनी डरी हुई होती है कि अपनी आंखें सुमित की आवाज सुनकर भी नहीं खोलती है। यहाँ मेरे दरवाजे पर। वो अधूरी बात बोलती है। भाभी, आराम से बताइए कि क्या बात है। मैंने एक बहुत ही डरावना आदमी देखा। उसका चेहरा, उसकी आंखें, वो बहुत ही भयानक लग रहा था। सुनकर जिया और सुमित दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन भाभी, यहाँ तो हम लोगों के अलावा कोई नहीं है। कहीं आपने कोई सपना तो नहीं देखा? मालती बहुत डरी हुई थी। उसको पूरा यकीन था कि उसने कोई सपना नहीं देखा, सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। जिया मालती को पानी पिलाती है और सुमित उससे मालती के पास ही सोने के लिए कहता है। जिया मालती के कमरे में उसके पास सो जाती है और सुमित अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन मालती का माइंड डिस्टर्ब रहता है। उसको महसूस होता है कि कोई उसको हर टाइम देख रहा है। रात को डिनर के बाद मालती बाथरूम जाती है। जब वो वॉश बेसिन में माउथ वॉश करके आईना देखती है तो उसको अपने पीछे वही आदमी खड़ा हुआ नजर आता है। जैसे ही डर कर पीछे देखती है तो वो आदमी उसका गला पकड़ लेता है और मालती चिल्लाने लगती है। मालती, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया था। मैं तुमसे इतना प्यार करता था, फिर भी तुमने मेरे प्यार को ठुकराया। मालती की सांस अटक रही होती है, फिर भी वो उसको पहचानने की कोशिश करती है और बहुत मुश्किल से अपने गले से आवाज निकालती है। कौन हो तुम? क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हो? मैं राहुल हूँ, तुम्हारा राहुल। सुनकर मालती बहुत ज्यादा डर जाती है और एक जोरदार चीख मारती है। उसकी चीख सुनकर जिया और सुमित भी बाथरूम में आ जाते हैं और वो देखते हैं कि मालती बेहोश होकर जमीन पर गिरी पड़ी है और वहां कोई नहीं है। जब मालती की आंख खुलती है तो वो अपने बेडरूम पर लेटी हुई होती है। जिया और सुमित भी कमरे में ही मौजूद होते हैं। भाभी, आपको क्या हुआ था? मुझे फिर से वही आदमी दिखाई दिया था और इस बार उसने मेरा गला भी पकड़ा। लेकिन भाभी, जब हम वहां गए तो आपके अलावा वहां कोई नहीं था। सुमित और जिया को लगता है कि मालती के साथ कोई मेंटल प्रॉब्लम है, लेकिन तभी सुमित की नजर मालती के गले पर पड़ती है तो वो देखता है कि उसके गले पर खरोच के निशान है। भाभी, मुझे लगता है कि ये कोई भूत प्रेत का चक्कर है। हमें किसी तांत्रिक को बुलाकर उससे बात करनी पड़ेगी। भाभी, क्या उसने आपसे कुछ कहा था? उसने बताया वो राहुल है और मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। इसी बात का बदला लेने आया है वो। तो क्या आप किसी राहुल को जानती हो? मालती थोड़ी देर चुप रहती है, फिर बोलती है। राहुल कॉलेज में मेरा क्लासमेट था। वो मुझे बहुत पसंद करता था, इसलिए उसने मुझे प्रपोज भी किया, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं थी, इसलिए मैंने उसको मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ भाभी? उसके बाद राहुल कॉलेज में कई दिनों तक नजर नहीं आया और उसके घर वालों को भी नहीं पता था कि वो कहाँ गया है। उसको पुलिस ने भी बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। अब इतने सालों बाद वो वापस कैसे आ गया? मुझे तो लगता है ये जरूर उसकी आत्मा है। सुमित, हमें देरी नहीं करनी चाहिए। तुम अभी मंदिर जाकर पंडित जी से मिलो, वहाँ से हमें किसी तांत्रिक या अघोरी बाबा के बारे में पता चल जाएगा। सुमित मालती के पास जिया को छोड़कर मंदिर चला जाता है। वहां से उसको एक अघोरी बाबा के बारे में पता चलता है, जो कि शमशान में रहता है। सुमित जब शमशान जाता है तो अघोरी बाबा एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा होता है। अघोरी से मिलकर सुमित उसको सब कुछ बताता है। वो एक प्रेत का रूप ले चुका है और वो मालती को भी अपने साथ प्रेत लोक में लेकर जाना चाहता है, लेकिन जब तक मालती अपनी मर्जी से प्रेत लोक जाने के लिए तैयार नहीं होती, वो उसको इसी तरह परेशान करता रहेगा। अब हमें क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। जो मैं बताता हूँ उसे कागज पर लिख लो। ये बातें तुमको मालती को बतानी है।
लेकिन अगर उसने सुन लिया तो हम मालती को नहीं बचा सकेंगे। इसलिए एक कागज पर लिख लो और मालती को जाकर वो कागज दे देना। इस तरह हमारी तरकीब काम कर पाएगी। इतना कहकर जो भी अघोरी बताता है सुमित उसको एक कागज पर लिख लेता है। जब तुम लोग इसमें कामयाब हो जाओ तो मालती को मेरे पास लेकर आना। मैं उसे एक सिद्ध अंगूठी दूंगा जो उसको हमेशा अपनी उंगली में पहन कर रखनी होगी। अघोरी की बात सुनकर सुमित घर आकर चुपचाप से मालती को वो कागज दे देता है। मालती उसको पढ़कर समझ जाती है कि उसको क्या करना है। रात के तकरीबन 12 बजे मालती अपने कमरे में अकेली बैठी हुई होती है। उसको डर भी लग रहा होता है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको यह विधि करनी जरूरी थी। प्लान के हिसाब से सुमित और जिया कमरे के बाहर खड़े होते हैं, जिससे कि राहुल की आत्मा बेझिझक मालती से मिलने आ जाए। मालती अपने कमरे में जमीन पर योग मुद्रा में बैठी होती है। राहुल, तुम कहाँ हो? मुझे पता है कि तुम यहीं कहीं हो। आओ और आकर मुझसे बात करो। मालती इधर उधर नजरें घुमाते हुए कहती है और थोड़ी डरी हुई लगती है। राहुल, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तभी वहां राहुल की आत्मा आ जाती है और उसको देखकर मालती थोड़ा डर जाती है। राहुल उसको देखकर मुस्कुरा रहा होता है। फिर वह हिम्मत करके पूछती है, राहुल, तुम इतने सालों बाद मेरी जिंदगी में वापस क्यों आए हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था मालती, लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया तो मैंने आत्महत्या कर ली। मैं अपने जिंदा रहते तुम्हें पा नहीं सका, लेकिन अब मरने के बाद तुम्हें मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारी होने के लिए तैयार हूँ राहुल। बताओ मुझे क्या करना होगा? राहुल की आत्मा ये सुनकर खुश हो जाती है। क्या तुम सच कह रही हो? तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? हाँ राहुल, मुझे इस तरह से डर डर के जीना अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ चली जाऊं। तुम्हें मेरे साथ बैठकर एक साधना करनी होगी जो कि प्रेतलोक का दरवाजा खोल देगी, और फिर हम दोनों एक मंत्र पढ़कर उस दरवाजे के जरिए प्रेतलोक में पहुंच जाएंगे। मैं इसके लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनने के बाद राहुल, जो कि एक प्रेत बन चुका है, उसके सामने बैठ जाता है और अपने और मालती के बीच एक कुंड में आग जलाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। मालती को डर तो बहुत लग रहा होता है, लेकिन वो हिम्मत करके उसके सामने ही बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद राहुल ऊंची आवाज में बोलता है, हे मार्कादेव, शैतानों के देवता, मैं अपनी प्यारी मालती को प्रेतलोक ले जाकर उसको अपने जैसा बनाना चाहता हूँ। हमारे लिए प्रेतलोक का दरवाजा खोल दीजिए। वो इतना कहकर मंत्र पढ़ता है। मालती देखती है कि उसके कमरे की दीवार पर एक गोला सा बन चुका है, जिसके अंदर अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। राहुल भी उसको देखकर खुश हो जाता है और मालती से कहता है, मालती उठ जाओ, मरकादेव ने हमारे लिए प्रेतलोक का दरवाजा खोल दिया है। इसके बंद होने से पहले ही हमें इसमें जाना होगा। सुनकर मालती खड़ी हो जाती है। राहुल उसके करीब आकर उसका हाथ थाम लेता है तो वो डर जाती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसके साथ आगे बढ़ती है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और जिया और सुमित अंदर आते हैं। सुमित के हाथ में रुद्राक्ष की एक माला होती है। रुक जाइए भाभी। तब तक राहुल का एक पैर गोल दरवाजे में जा चुका होता है, लेकिन मालती अपने कदम रोक देती है। मालती, ये तुम क्या कर रही हो? अपने कदम आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती राहुल। अब तुम अकेले प्रेतलोक जाओगे। इतना कहकर मालती अपना हाथ राहुल से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका हाथ नहीं छोड़ता। तभी सुमित मालती के दूसरे हाथ में रुद्राक्ष की माला देता है और वो उसको राहुल के हाथ में बांधने लगती है। रुद्राक्ष के टच होते ही राहुल का हाथ चलने लगता है और वो मालती का हाथ छोड़ देता है। वो अपना पैर वापस नहीं ले सकता और अकेला ही प्रेतलोक जाने पर मजबूर हो जाता है। ये तुमने ठीक नहीं किया मालती, तुमने फिर से मुझे धोखा दिया है। अब मुझे 1 साल प्रेतलोक में ही रहना पड़ेगा, लेकिन मैं वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। तभी राहुल अपना दूसरा कदम भी दरवाजे के अंदर बढ़ा देता है और दरवाजा गायब हो जाता है। सुमित, जिया और मालती तीनों खुश हो जाते हैं। जिया मालती को गले लगा लेती है और कहती है, भाभी, अब आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन विजय को इस बारे में कुछ नहीं बताना। वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे और फिर तीनों अघोरी बाबा से सिद्ध अंगूठी लेने शमशान चले जाते हैं।